पॉपुलर और नीतियों की राजनीति के बीच आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जो पॉपुलर पॉलिटिक्स जो करते हैं, जिसको ग्लैमर पॉलिटिक्स का भी कहा जाता है। ग्लैमर पॉलिटिक्स में होता है कि वो लोग हवा में होते हैं, ज़मीन पे कम होते हैं। जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण, इसको लेकर आपका क्या ध्येय है? जी। तो निश्चित ये मेरे लिए बड़े मायने वाले शब्द हैं, बड़े मायने वाली चीज़ें हैं कि मैं आज जनता के लिए क्या कर रहा हूँ, कल जनता के लिए मैं क्या सोचता हूँ और भविष्य में जनता के लिए मैं क्या कर पाऊँगा। एक स्वतंत्र उम्मीदवार होने के नाते इन दो पार्टियों के बीच आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हमारे बालाघाट का इतिहास व्यक्तिवादी राजनीति का। यहाँ का मतदाता व्यक्तिवादी मतदाता, व्यक्ति को देखकर वोट करता है। राजनीतिक पार्टी उसके लिए दूसरी चीज़ ही रहती है। सबसे पहले वो देखता है कि कौन चुनाव में खड़ा हुआ है। लगातार आप तैयारियों में जुट गए, इन सब के बावजूद लोग ये मानकर चल रहे हैं कुछ लोग कि जब नॉमिनेशन की तारीख आएगी तब विशाल बिसेन जी मैदान छोड़ देंगे। इस बात की सत्यता कहाँ तक है? तो मैंने आज तक इसके पहले तो घोषणा की नहीं ऐसी जिसको लेके जनता ये कयास लगाए। ठीक है, उनकी सोच, मैं किसी की सोच को गलत नहीं कहता, वो उनको कि किसी ने बरगलाया हो या फिर लोगों की कुछ गलत भ्रामक प्रचार हुआ हो सकता है। आरोप वाली आपने बात की, तो कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि अपने चाचा का ही कैंडिडेट है विशाल बिसेन। इनको क्या जवाब देंगे? ऐसे भी लोग हैं शहर में और चुनाव के पहले ऐसे एक्टिवनेस दिखाई देते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, मैंने पिछले सवाल की भी आपको शुरू में बोला था कि बहुत सारे भ्रामक प्रचार होंगे, बहुत सारी बातें बाज़ार में, राजनीतिक बाज़ार में उड़ेंगी। मेरे बड़े पिताजी हैं, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी मेरे बड़े पिताजी हैं। अच्छा, बड़े पिताजी पापा से मंझले भाई हैं जी। चतुर बिसेन जी का पोता हूँ मैं, तो मैं उस नैसर्गिक प्राकृतिक सच्चाई का तो बदल नहीं सकता। क्या मुद्दों के माध्यम से आप जनता को बताएंगे कि इन चेहरों से ज़्यादा उपयुक्त आप हैं? एक लाइन की बात, गौरीशंकर बिसेन जी स्वयं आते हैं या अपने सुपुत्री को लाते हैं। कांग्रेस से मैं नाम सुन रहा हूँ नवा मुजारिक जी का, वो आती हैं। तो दोनों के लिए मेरे पास एक लाइन का जवाब है कि क्या इन्होंने रजिस्ट्री करा के रखी है कि हर चुनाव लड़ने की। और बीजीटी मीडिया की खास पेशकश नीति राजनीति में आज हमारे खास मेहमान हैं विशाल बिसेन। विशाल बिसेन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वर्तमान में वे वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार अपना कारवा इन मजदूरों के माध्यम से बढ़ाते हुए राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वे वैनगंगा किसान यूनियन के भी अध्यक्ष है, संरक्षक है और इसके पहले एक पान इंडिया पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर रहे और वहां से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा की है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा, एक राजनीति होती है पॉपुलर और एक होती है नीतियों की राजनीति। पॉपुलर और नीतियों की राजनीति के बीच आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह दी। उसके लिए आपकी बीजीटी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूं। आपका सवाल जो है वो कुछ समाज सेवा और कुछ राजनीति के से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अक्सर जो पॉपुलर पॉलिटिक्स जो करते हैं, जिसको ग्लैमर पॉलिटिक्स का भी कहा जाता है। ग्लैमर पॉलिटिक्स में होता है कि वो लोग हवा में होते हैं, ज़मीन पे कम होते हैं, वो जनता के बीच कम होते हैं, वो बैनर पोस्टर होर्डिंग में ज़्यादा होते हैं। पहचान उनकी भी होती है, पर नेता के रूप में पहचान होती है, समाज सेवी के रूप में पहचान होती है, अलग अलग तरीके से उनकी पहचान होती है। पर जब वोट लेने की स्थिति में वो जब जाएंगी तब तो जनता उन्हें नकार देती है। वो पॉपुलर पॉलिटिक्स, ग्लैमर पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। देश में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और रही बात ज़मीन की राजनीति की, तो उसके लिए साहब लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जनता के बीच हर समय आपको रहना पड़ता है। जनता के दुख में, जनता के सुख में, जनता के अच्छे में, जनता के संघर्ष में, जनता की तकलीफ़ों में आपको साथ देना पड़ता है। आपके परिवार के, आपके दोस्तों के, आपके समाज के, आपके चाहने वालों के, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनके लिए हर समय आपको सदैव तत्परता से खड़े रहना पड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं अब चूँकि मैं लंबा समय क्षेत्र की राजनीति में दे चुका हूँ, तो जनता के बीच वाली राजनीति में तो मैं हूँ ही, जिससे सही मायने में कहा जाता है मतदाता से जुड़ी हुई राजनीति या समाज से जुड़ी हुई राजनीति या हर वर्ग से जुड़ी हुई राजनीति, हर धर्म से जुड़ी हुई राजनीति, उसमें तो मैं लंबे समय से हूँ। परंतु कहीं ना कहीं अब इतने समय से काम करने के कारण अब कहीं ना कहीं थोड़ा चेहरा पॉपुलर भी हो गया है, तो अब लोग मुझे पहचानते भी हैं उस तरीके के नेता के रूप में। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों ही जगह पर अपने आप को बराबर उपस्थित मानता हूँ। ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी
कि एक पान इंडिया पार्टी, अखिल भारतीय लेवल की कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को आपने दरकिनार करते हुए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की मंशा बनाई, क्या आपको समझ में आया इसके? देखिए, जब मैं शुरुआती दौर में कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैं राजनीति में आया तो मुझे उतनी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल समझ नहीं थी। हालांकि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे परिवार में पीढ़ियों से राजनीति है, परंतु पार्टी पॉलिटिक्स का उतना मुझे ज्ञान था नहीं। शिक्षा के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत राजनीति में आ गया। उस समय जो है कांग्रेस जो के प्रति मेरा रुझान बना, क्योंकि कांग्रेस की एक बात मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी कि उसमें अक्सर नेता यह बोलते थे, और उसकी विचारधारा की जब मैंने की आप बात करें तो उसमें सबको लेके चलने वाली बात, सभी धर्म जाति समुदाय को बराबर सम्मान और जगह देने वाली बात कांग्रेस करती रही है। तो उन सब विचारधाराओं के से आकर्षित होकर युवा थे उस समय, राहुल गांधी जी का भी काफ़ी उस समय देश में क्रेज़ था। तो कहीं ना कहीं उसी कारण से जो है कॉलेज पॉलिटिक्स में भी हम उन्हीं के अनुवांशिक संगठनों से जुड़े रहे थे। उस कारण से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस में मैंने विभिन्न पदों पे काम किया। कांग्रेस में रह के मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, पर सबसे बड़ी बात मुझे कांग्रेस में रह के सीखनी पड़ी कि राजनीति क्या होती है, कैसे योग्यता का शिकार किया जाता है, कैसे योग्य लोगों को अक्सर पार्टी के आड़ में दरकिनार किया जाता है। मुझे कांग्रेस में रह के ये भी सीखने मिला कि कैसे अगर आप में योग्यता है, आप में काबिलियत है, आप में बोलने की क्षमता है, आप में जूझने की क्षमता है, तो किस तरीके से आपको बड़े प्यार से जो है वो साइड लाइन कर दिया जाएगा, किस तरीके से आपसे अयोग्य लोग, किस तरीके से आपके सामने किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेने योग्य लोगों को आपसे ऊपर कुर्सियों में बैठा दिया जाएगा। ये मुझे कांग्रेस में सीखने मिला। इसी कारण से ये एक बड़ा कारण रहा कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो मैं करना चाह रहा हूँ उसके मुझे करने से रोका जा रहा है इस पार्टी के अंदर, तो मैं उससे बाहर आ गया। सम्मानजनक तरीके से मैंने उन्हें विधिवत जो है अपना त्याग पत्र देकर, पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर आ गया। राजनीति के जो मायने आपने समझाए, ये तो आपके कहीं ना कहीं आरोप की ओर प्रदर्शित होते हैं, लेकिन राजनीति का एक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ये माना जाता है कि राजनीति जनसेवा, जननीति और जन कल्याण के लिए होती है। ये तीनों का तालमेल अगर न हो तो राजनेता लोगों की सेवा उस तरीके से नहीं कर पाएगा या उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगा। देश के नागरिकों के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं वो भूल चुका है, ऐसा माना जाता है। ये जो तीन शब्द है, जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण, इसको लेकर आपका क्या ध्येय है? देखिए, मैंने पहले कहा कि जैसे कि राजनीति में है अगर कोई है व्यक्ति, सबसे पहले उसको अंतरात्मा से समाज की सेवा के प्रति कर्तव्यबद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे में शुरू से था, और बिना किसी रिटर्न के मैं लोगों के लिए करता चला गया, और आज भी कर रहा हूँ, और भविष्य में भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं करता रहूँगा। रही बात जिन तीन शब्दों की आपने बात करी, वो चुनावी राजनीति में जब मैं आ जाता हूं, जब मैं अपने आप को चुनावी राजनीति में पाता हूं, जैसे मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूं, तो निश्चित ये मेरे लिए बड़े मायने वाले शब्द हैं, बड़े मायने वाली चीज़ें हैं कि मैं आज जनता के लिए क्या कर रहा हूं, कल जनता के लिए मैं क्या सोचता हूं, और भविष्य में जनता के लिए मैं क्या कर पाऊँगा। ये मेरे लिए बाकी बड़े गंभीर जो है विषय मेरे दिमाग में हैं। निश्चित मैं एक अच्छे विजन के साथ जनता के बीच जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की, मेरा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111, जहाँ से मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा अगर दायित्व बनता है तो इस क्षेत्र की जनता को, जो इतने वर्षों में आज़ादी के बाद या विभिन्न सरकारें रहने के बाद जो है नहीं मिल पाया, वो उस व्यक्ति को, इस क्षेत्र के व्यक्ति को, हमारी जो युवा पीढ़ी है जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, इनको कैसे वो चीज़ें मिल सके जिनसे ये दूर रहें, इस पर जो है मेरा जो है मेन फोकस रहेगा। इस पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा अपना, और उसको लेके मेरे पास अपने फ्यूचर प्लान भी हैं। जब मैं चुनाव मैदान में रहूंगा तो निश्चित अपन डिक्लेयर करेंगे, और उस पर अपन डिस्कस भी करेंगे आपके माध्यम से। बालाघाट विधानसभा अपने क्षेत्र चुना है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक कांग्रेस का दौर रहा, फिर बीजेपी का दौर आया, बीच में थोड़ा बहुत कांग्रेस का दौर जरूर रहा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इर्द गिर्द ही यहाँ की पॉलिटिक्स घूम रही है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार होने के नाते इन दो पार्टियों के बीच आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए यमलेश भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये सवाल जनता के दिमाग में अक्सर रहता है कि कांग्रेस भाजपा तीसरा कैसे। तो मैं आपको बहुत लंबा ना खींचते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे बालाघाट का इतिहास व्यक्तिवादी राजनीति का, यहाँ का मतदाता व्यक्तिवादी मतदाता, व्यक्ति को देखकर वोट करता है। राजनीतिक पार्टी उसके लिए दूसरी चीज़ ही रहती है। सबसे पहले वो देखता है कि कौन चुनाव में खड़ा हुआ है, फिर वो देखता है कि किस पार्टी से खड़ा हुआ है, फिर वो देखता है कि उसका निशान क्या है। तो यहाँ के मतदाता की ये जो सकारात्मक सोच है व्यक्ति के प्रति, ये हमारे जैसे निर्दलीय लोगों के लिए
बड़ी लाभदायक है। अब मैं आपको बताऊं कि सन 1962 में, जबकि उस समय नेहरू जी का दौर था, कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरा कुछ था नहीं, पर बालाघाट ने यहाँ से एक अन्य पार्टी से, मैं कह रहा कि निर्दलीय सांसद बना के 1962 में यहाँ से स्वर्गीय बुलाराम पारदी जी मेरे पापा के नाना है, उनके यहाँ सांसद बना के भेजा। और आप देखना कि एक दशक में कहें या हर पंचवर्षीय में हमारे जिले में एक ना एक सीट पर आपको निर्दलीय विधायक मिलेगा। वर्तमान में वाराणसी में आप देख रहे हैं, इसके पहले हमने परसवाड़ा में लंबे समय तक देखे, लांजी में भी देखे हमने, और मतलब तमाम, और आज भी जो लोग यहाँ मुख्यालय में भी जो बड़े ताकतवर बन के बैठे लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, ये भी निरंतर जो है निर्दलीय चुनाव लड़के आगे आए। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस कभी रही नहीं। मैं बालाघाट विधानसभा पर आता हूँ, आपका सवाल वहाँ शुरू हुआ था कि कांग्रेस का दौर रहा, भाजपा का दौर रहा, बीच में कांग्रेस का दौर रहा। मैं आपको बता दूं कि हर समय व्यक्ति का ही दौर रहा। पहले माननीय स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा जी, उनके परिवार का दौर रहा। लोग नंदू भाऊ को देख के, भीकम भाऊ को देखकर कांग्रेस को वोट करते थे। उसके बाद गौरी शंकर बिसेन जी का सब समय आया तो गौरी शंकर बिसेन को, गौरी भाऊ को देखकर लोग वोट करते हैं, जो मैं मानता हूं, क्योंकि जैसे ये कैंडिडेट बदलते हैं अगला चुनाव हार जाता है। जैसे ही आप देखना कि गौरी शंकर बिसेन जब कैंडिडेट नहीं रहे, विधानसभा में कोई और आया तो भाजपा हार गई। इसका मतलब यहाँ का व्यक्ति जो है, यहाँ का मतदाता व्यक्तिवादी है, वो आदमी देखकर वोट देता है। और निश्चित जिस तरीके का इस बार क्षेत्र में माहौल है और जो बालाघाटी जनता जो बदलाव चाह रही है, जो मैंने नारा भी दिया बदल दो बालाघाट, तो उस बदलाव की बयार में निश्चित जो मुझे अवसर जनता देगी, ऐसा मेरा मानना है। और जनता एक बेहतर विकल्प की तलाश में, मेरा ऐसा मानना है। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, लोग अक्सर मेरे से बोलते हैं भैया हम लंबे समय से विकल्प की तलाश कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, अभी जैसे कांग्रेस से जिस प्रत्याशी का नाम आ रहा है कि एक संभावित प्रत्याशी फलाना हो सकती हैं, भाजपा से एक प्रत्याशी का नाम आ रहा है कि संभावित प्रत्याशी दोनों में से कोई एक हो सकता है या हो सकती हैं, तो इन प्रत्याशियों से ही जनता उब चुकी है। उनका कहना है कि भाई हारने वाले भी यही हैं, जीतने वाले भी यही हैं। विधानसभा हारते हैं तो नगर पालिका लड़ लेते हैं, नगर पालिका हारते हैं तो लोकसभा लड़ लेते हैं, नगर पालिका जीतते हैं तो फिर विधानसभा में आ जाते हैं, किसी के घर से कोई जिला पंचायत लड़ लेता है। मतलब कि इन्होंने योग्यताओं के लिए या फिर कहना चाहिए कि नए विकल्प तैयार करने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में। तो इस बार बालाघाट की जनता समझ चुकी है और वो निश्चित जो है एक बेहतर विकल्प की ओर जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे क्षेत्र की जनता बिल्कुल मुझे अपना विकल्प समझेगी और सेवा का मौका देगी। व्यक्तिवादी सोच को आपने इंगित किया, मतदाताओं का कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी सोच की तरफ डाइवर्सन रहा है। विशाल बिसेन अब मैदान में आ गए हैं, तो क्या ये सोच बदलेगी? नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोगों की सोच बदले, मैं चाहता हूँ व्यक्तिवादी ही सोच रहे। मैं बेहतर व्यक्ति अगर जनता मुझे समझती है, मुझे जनता को लगता है, मेरे क्षेत्र के लोगों को लगता है कि विशाल बिसेन हमारे लिए ज़्यादा आसान है, हम उसका हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं, विशाल बिसेन हमारी बात सुनेगा, विशाल बिसेन हमारे हिसाब से और हमारी जो मांगे उनको अपना मैनिफेस्टो बनाएगा, विशाल बिसेन अगर जनता के अनुरूप काम करेगा तो निश्चित जनता विशाल बिसेन के साथ आएगी। और व्यक्तिवादी सोच बदलनी भी नहीं चाहिए भाई। अगर मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है बनने के बाद, जनता मुझे आशीर्वाद देकर कुर्सी पर बैठाती है, और अगर मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है तो निश्चित जनता के पास ये विकल्प रहेगा कि अगले बार उसको बदलाव कर दे, अगले बार किसी और को अवसर दे। व्यक्तिवादी सोच का मैं समर्थक हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। वैनगंगा मजदूर यूनियन और वैनगंगा किसान यूनियन, दो संगठन आपके माध्यम से संचालित है जिले में। खासकर बालाघाट में इन संगठनों का बोलबाला है। समय समय पर आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, मूवमेंट भी करते रहते हैं। इन दोनों संगठनों का इस राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बालाघाट लालबरा विधानसभा क्षेत्र में कितना आपको लाभ मिलते हुए नज़र आ रहा है? देखिए, मजदूर और किसान ये किसी कहना चाहिए कि किसी का ठप्पा नहीं है, मतलब होता है इनके ऊपर, ये इनकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती, ये एक वर्ग है। अक्सर हम व्यापारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग की बात का शहरी क्षेत्र में करते मिल जाएंगे, वो मजदूर फिर भी आप उनके हित में काम लगातार कर रहे हैं। मजदूर और किसान, कितनी अपेक्षा है वो? मजदूर और किसान वर्ग जो, उसके लिए मैं निरंतर काम कर रहा हूं। और बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं देना, इसमें आपको बता दूं कि दोनों ही वर्ग के लिए जो मैंने अपने संगठन बनाए हैं उनके पीछे अपनी अपनी कोई कहानियाँ हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे अपने बैनर तैयार करने पड़ेंगे, और मैंने वो किए और निश्चित उसमें सफलता मुझे मिली। आज हज़ारों मजदूर ज़िले के और प्रदेश में 13 जिलों में जो है हमारा यूनियन अब धीरे धीरे पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रदेश में भी इससे शक्ति मिली है। किसान यूनियन की हमने नई नई शुरुआत करी है, पर उसमें भी हमारे हज़ारों सदस्य अभी तक बन चुके हैं और लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि विशाल बिसेन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, उसके बावजूद भी लोग उन मेरे यूनियन से जुड़ रहे हैं। अभी कल कुछ लोग शामिल हुए, लगातार जो है रोज़ 2, 4, 10, 20, 50 लोग शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में। तो निश्चित कहीं ना कहीं सकारात्मकता दिखाई दे रही है मेरे प्रति लोगों में, और इसका जो है नतीजा आपको चुनाव में भी दिखाई देगा। दोनों ही संगठन एक मेरे लिए कैडर के रूप में काम करेंगे, और उन दोनों संगठनों कैडर के रूप में काम करने से निश्चित मेरे को सफलता मिलेगी और चुनाव में उसका बहुत ज़्यादा फायदा मुझे मिलेगा। जिस तरह से आपने चुनाव से बहुत पहले स्वयं को उम्मीदवार के तौर पर इंडिपेंडेंट आपने घोषणा की, और घोषणा के बाद लगातार आप तैयारियों में जुट गए, इन सब के बावजूद
लोग ये मानकर चल रहे हैं कुछ लोग कि जब नॉमिनेशन की तारीख आएगी तब विशाल बिसेन जी मैदान छोड़ देंगे। इस बात की सत्यता कहाँ तक है? देखिए, राजनीति में भ्रामक प्रचार तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अफवाहें भी बहुत सी रहती है, पर जो लोग ये सोचते हैं वो बताएं कि इसके पहले कभी अगर विशाल बिसेन ने कोई घोषणा की हो और उसको पूरा ना किया हो, या फिर जैसा आप कर रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि चुनाव मैदान में नहीं रहेंगे, तो मैंने आज तक इसके पहले तो घोषणा की नहीं ऐसी जिसको लेकर जनता ये कयास लगाए। ठीक है, उनकी सोच, मैं किसी की सोच को गलत नहीं कहता, वो उनको कि किसी ने बरगलाया हो या फिर लोगों की कुछ गलत भ्रामक प्रचार हुआ हो सकता है, परंतु ये बात आप निश्चित रखिए, चुनाव से बहुत पहले घोषणा करने का कारण ही यही था कि चुनाव तक की परिस्थितियाँ चुनाव लड़ने योग्य बनानी हमारे लिए आवश्यक थी, हमारी रणनीति का वो हिस्सा था। फिर मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में था और अचानक से चलते चुनाव तक के मैं उस पार्टी में रहता और फिर अगर मैं लड़ने की घोषणा करता या लड़ता तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि आरोप लगते हैं, बेबुनियादी आरोप लगते हैं, अक्सर साजिशों के आरोप लगते हैं, अक्सर बागी दागी होने के आरोप लगते हैं। तो जब मेरा ध्येय निश्चित हो गया कि मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मुझे पता है कि पार्टी मुझे अवसर नहीं देगी, तो फिर मैं उस पार्टी का दागी बागी होने का बोझ क्यों झेलता, क्यों मैं लोगों के दिमाग में या जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप ही लिखते कांग्रेस के बागी प्रत्याशी। इसलिए मैंने जो है, और मेरी आदत, मेरा जो स्वभाव है वो धोखा देने वाला नहीं है, मुझे पार्टी को भी धोखा नहीं देना था। 15 साल मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, तो मैंने समय रहते पार्टी से इस्तीफा दिया। आज मैं 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आज मैं निश्चिंत होकर जो है क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, मेरी टीम जा रही है, मेरा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम जा रहा है। तो जिस आदमी को चुनाव लड़ना होता है वही इस तरीके से मैदान में जाता है। तो निश्चित मैं ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा कि आपका प्रत्याशी विशाल बिसेन निर्दलीय मैदान में रहेगा, और आप जो लोग ये सोच रखते हैं बिल्कुल मुझे वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आपके चाचा के साथ में आपके संबंध भले ही मधुर न रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं आरोप वाली आपने बात की, तो कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि अपने चाचा का ही कैंडिडेट है विशाल बिसेन। इनको क्या जवाब देंगे? ऐसे भी लोग हैं शहर में और चुनाव के पहले ऐसे एक्टिवनेस दिखाई देते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, मैंने पिछले सवाल की भी आपको शुरू में बोला था कि बहुत सारे भ्रामक प्रचार होंगे, बहुत सारी बातें बाज़ार में, राजनीतिक बाज़ार में उड़ेंगी। मेरे बड़े पिताजी हैं, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी मेरे बड़े पिताजी हैं। अच्छा, बड़े पिताजी, पापा से मंझले भाई हैं जी। चतुर बिसेन जी का पोता हूँ मैं, तो मैं उस नैसर्गिक प्राकृतिक सच्चाई का तो बदल नहीं सकता, तो वो जो है वो तो रहेगा। रही बात संबंधों की, तो आपने पहले ही माना इस बात को कि मधुर संबंध नहीं है, बिल्कुल निश्चित मधुर संबंध हमारे नहीं है, पारिवारिक संबंध हमारे नहीं है। तो दिख ही रहा है ना, लगातार आरोप प्रत्यारोप करे, प्रहार भी करते हैं। मैं लगातार उनके खिलाफ संघर्ष करके अपनी ज़मीन मैंने तैयार की, उनके खिलाफ ही संघर्ष करके तैयार की है। परंतु मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मेरा ज़मीनी संघर्ष है और जो मैंने इतना स्ट्रगल करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, तो उसका भी दूसरे रास्ते से लाभ लेने का काम गौरीशंकर बिसेन करते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि विशाल बिसेन मिला हुआ है, विशाल बिसेन ही है, विशाल बिसेन गौरी भाव का कैंडिडेट रहेगा, ये गौरीशंकर बिसेन के ही लोग हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस गांव में गौरीशंकर बिसेन का वोट है उस गांव में मेरा भी वोट है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। जिस गांव से गौरीशंकर बिसेन 2/3 या 3/4 वोट लेते हैं उस गाँव से मैं प्रत्याशी हूँ। तो आप स्वयं आकलन कीजिए कि जब मैं वोट लेना शुरू करूँ, सबसे पहले कहाँ शुरू करूँगा? अपने बूथ से शुरू करूँगा, अपने गांव से शुरू करूँगा, अपने आसपास के क्षेत्र से शुरू करूँगा। तो जब मैं वो वोट लूँगा तो वो वोट शुरुआत में किसके, अभी तक के किसके पाले में जाता है? गौरीशंकर बिसेन जी की। तो मेरे वोट लेने की शुरुआत ही तो उनके पाले से आए हुए वोट से होगी। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि हमारे बीच में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और मैं किसका कैंडिडेट हूँ, मैं किसका नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस के प्रत्याशी आरोप लगाएंगे, बीजेपी के ही लोग आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस को जिताने के लिए खड़ा हुआ, ये भी एक आरोप तैयार होता है। देखिए, राजनीति तो बिना आरोप के होते ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप का ही तो राजनीति है, का ही तो दौर ही आज की राजनीति में। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे चुनाव लड़ा रही है मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे मजदूर चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरे व्यापारी चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरे किसान मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरे चाहने वाले कर्मचारी मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, और मेरे चाहने वाला, मुझे पसंद करने वाला प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता विशाल बिसेन को चुनाव लड़ा रहा है। विशाल बिसेन इस क्षेत्र के आम व्यक्ति का, एक मतदाता का कैंडिडेट है। और जब आप जनता के और मतदाता के कैंडिडेट हो जाते हैं ना यमलेश जी,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि कोई क्या आरोप लगा रहा है और क्या नहीं लगा रहा है। तो ठीक है, देखेंगे और भी क्या आरोप आते हैं सामने, समय सर के देखेंगे। हम देख रहे हैं कि बालाघाट विधानसभा में 7 बार के विधायक आपके बड़े पापा, 2 बार के सांसद रहे हैं। शायद इन्होंने इस बार तो शायद उन्होंने अभी तक घोषणा ही कर दी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पूरी तैयारी है उनकी अपनी बेटी को लड़ाने की। हालांकि अभी तक पार्टी से टिकट नहीं मिली है। क्या मुद्दे होंगे इनके खिलाफ में? क्योंकि लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो ऑलरेडी है ही, फिर भी एक विपक्ष के उम्मीदवार होने के नाते, स्वतंत्र उम्मीदवार होने के नाते आपका इन मुद्दों, इन व्यक्तिवादी चेहरों को क्या जवाब होगा? क्या मुद्दों के माध्यम से आप जनता को बताएंगे कि इन चेहरों से ज़्यादा उपयुक्त आप है? एक लाइन की बात, गौरीशंकर बिसेन जी स्वयं आते हैं या अपनी सुपुत्री को लाते हैं। कांग्रेस से मैं नाम सुन रहा हूँ नवा मुजारिक जी का, वो आती हैं। तो दोनों के लिए मेरे पास एक लाइन का जवाब है कि क्या इन्होंने रजिस्ट्री करा के रखी है कि हर चुनाव लड़ने की? हर चुनाव यही लड़ते हैं, आमने सामने लड़ते हैं। कहीं सीट खाली हो जाए तो मुंजारी परिवार वहाँ चुनाव लड़ने चले जाता है, कभी सिवनी से लोकसभा लड़ लेते हैं। तो भैया हर चुनाव गौरीशंकर बिसेन या उनकी बेटी या पत्नी थोड़ी न लड़ेंगे। हर चुनाव हनुमान मुंजारी जी, कंकर मुंजारी थोड़ी न लड़ेंगे। जनता को एक बेहतर विकल्प की तलाश है। सबसे पहला तो एक लाइन का जवाब मिला उनके लिए यही है। रही बात चुनाव में, जब इनकी टिकटें आ जाएंगी, जब ये प्रत्याशी बन जाएंगे, तो उस समय अपन फिर चर्चा करेंगे कि फिर मेरे पास इनके खिलाफ क्या बातें हैं या मैं जनता के बीच अपना पक्ष कैसे मजबूत रखूँगा। वैसे मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये जो बात है कि हर चुनाव इन लोग लड़ते हैं, ये तो मेरा ये मुझे जनता के बीच से ही निकल के आई आवाज़ जो मैं आपके सामने रखा हूँ मैंने। दूसरा, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं। मैं अपनी योग्यता जनता के बीच बताने का प्रयास करूंगा। मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूं, जनता मुझसे जो चाहती है मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इन वादों के साथ में जनता के बीच में जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे किसी और प्रत्याशी पे किसी प्रकार कोई आरोप न लगाना पड़े। और हाँ, अगर अनावश्यक तरीके से इन प्रत्याशियों ने मुझे रोकने के लिए या मुझे कमज़ोर करने के लिए आप झूठे आरोप या प्रत्यारोप लगाने का प्रयास किया, तो निश्चित फिर मेरे लोग भी, मेरी जनता भी शांत नहीं बैठेगी। अनुभा के नाम का जिक्र आया है, तो 2013 के चुनाव में हमने देखा ही है कि पूरी कांग्रेस उनके समर्थन में काम कर चुकी है। 2018 आते आते कांग्रेस की एक लाभी जरूर उनसे दूर हुई, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस में जाकर ही कांग्रेस से टिकट की उम्मीद रखी है। ऐसी स्थिति में कितना आप देख रहे हैं उनके जनाधार मजबूती को, और इन मजबूती के बीच अपने आप को आप कैसे देख रहे हैं जनता के बीच? मैं हनुमान मुंजारी जी को कहीं से कहीं तो कोई बड़ी मजबूत प्रत्याशी नहीं मानता। 2013 में एक अलग सी लहर थी, हमने भी काम किया था मुंजारी जी का, ऐसा नहीं, कांग्रेस में था उस समय में। मैंने उस समय परसवाड़ा की टिकट मांगी थी, नहीं मिली, मैं तो बालाघाट आ गया, यहाँ मैंने काम किया। उस समय जो था कि उम्मीद दिलारे जी को कांग्रेस का टिकट मिला था। प्रयास ये था कि उम्मीद दिलारे को आगे बढ़ाया जाए, वोट ज़्यादा मिले कांग्रेस को, पर परिस्थितियाँ वैसी बची नहीं थी। मतदाता भी इस मोड में आ गया था और हमें बोलने लगा था कि भैया आप इनका काम मत करो, अगर जिताना ही तो। और उस समय जो परिस्थितियाँ बनी थी, ऐसा लग रहा था कि हनुमान मुंजारी जीतेंगी तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी, कांग्रेस की विधायक रहेंगी वो। परंतु नतीजे बहुत अच्छे आए उनके पक्ष में, मात्र 2,500-3,000 वोटों से वो हारी चुनाव। क्या लगता है अब वैसा माहौल? उसके बाद में अगर वो कांग्रेस में आती तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता कि वो उसके प्रति, हनुमान मुंजारी जी उन कार्यकर्ताओं के प्रति कुछ रखती हैं, सोच रखती है, निष्ठा रखती है, ईमानदारी रखती है। मतलब वो तो चुनाव लड़ी, उन्होंने पूरे कांग्रेस ने उनके लिए ताकत लगाई, भले ही वो 2-2,500 वोट से हार गई, पर 69,000 वोट तक उनको जनता ने पहुँचाया। आप पूछिए 69 बार भी वो जनता के बीच में कभी गई क्या? 69 बार भी वो कभी उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में गई क्या जिन्होंने बाद में निष्कासन और कई सारी परेशानियां झेली और आज भी आरोप झेलते हैं? उनसे पूछिए हनुमान मुंजारी से कि कितने बार उन कांग्रेसियों का दुख दर्द बांटने के लिए पहुंची। उनसे पूछिए मुंजारी दंपत्ति से, मैं तो बोलता हूँ कि उनके लिए जो लोग संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं, और जब उन पर कोई आपत्ति आती है प्रशासनिक या उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई जब की जाती है, तब ये कहाँ होते हैं? तब उनका बचाव करने खड़े होते हैं क्या? तभी जाते हैं क्या? ये तो चुनाव आता है और ठीक 3-4 महीने निकलते हैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब तो कांग्रेस में आ गई हैं, तब कांग्रेस के माध्यम से बाहर निकल रही हैं। सबसे पहले तो उनसे ये पूछिए कि जितने कांग्रेसियों के कारण, बिल्कुल उनसे भी पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेगा कि विशाल बिसेन का आरोप है कि मैं तो मानता हूँ कि हनुमान मुंजारी कांग्रेस से बाहर थी तो जनता उनको योग्य और ताकतवर समझती थी। अब कांग्रेस में आने के बाद जनता को लगता है कि वो कमज़ोर हैं, इसलिए उनको सहारे की जरूरत थी और कांग्रेस में गई। और मुझे तो ये लगता है कि अब कांग्रेसियों को हनुमान मुंजारी जी पसंद नहीं आ रही क्षेत्र में, जो भी दिख रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं कोई चुनौती और उनको बड़ा ताकतवर नहीं मानता हूँ। ठीक है, प्रत्याशी रहेंगी, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में बहुत कुछ जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। राजनीति में संभावनाएं भी है, कल्पनाएं भी है। मान के चलिए जनता ने आपको विधायक बना ही दिया, प्रायोरिटी क्या होगी बालाघाट को लेकर ओवरऑल? एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट,
सबसे पहले इन तीनों पर काम करना है, उसके बाद ही बाकी विषय पर बात होगी। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट दे रही है, पर मॉनिटरिंग नहीं है। मतलब कहना चाहिए कि शिक्षा के लिए जो होना चाहिए वो सरकार बिल्डिंगें बना दे रही है, सब कर दे रही है, बच्चों को गणवेश दे रही है, सारी तमाम चीज़ें दे रही हैं, पर जो शिक्षा का एक क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जो वो शासकीय स्कूलों में नहीं है। जहाँ तक कि प्राइवेट एजुकेशन संस्थानों में भी जो है, मुझे लगता है कि बाहरी जो मेट्रो सिटीज़ हैं या थोड़े बड़े शहर हैं, उनसे भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ा भविष्य की पीढ़ी के पर शिक्षा पर निर्भर करती है, इसलिए बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं इस पर विजनरी काम करूँगा, मेरे पास अपने प्लान्स हैं इसको लेकर। दूसरा हेल्थ सेक्टर में हमारे पास में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, अच्छे सर्जन्स की कमी है। इसको भी सरकार को, सत्ता में लोगों को मानना पड़ेगा कि वो कमी इस चीज़ की यहाँ पर है। थोड़ी बड़ी बीमारी में वर्षों से बनी हुई है। थोड़ी बड़ी बीमारी में हमें गोंदिया या नागपुर जाना पड़ता है। कुछ समय पहले तक गोंदिया और बालाघाट के मरीज़ नागपुर जाते थे, आज बालाघाट के मरीज़ गोंदिया जाते हैं, पर गोंदिया के मरीज़ अब कहीं बाहर नहीं जाते, उनका इलाज गोंदिया में होता है। ना कहीं वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े लोगों ने वहाँ उस दिशा में काम किया होगा, यहाँ उस काम की आवश्यकता है, उस पर मेरा अपना एक प्लान बना हुआ काम करूँगा। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट। आपको अगर अपने क्षेत्र को सशक्त बनाना है, अगर आपने लोगों को मजबूत बनाना है, तो आपको रोज़गार जनरेट करने पड़ेंगे, रोज़गार उपलब्ध कराने पड़ेंगे, क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जब तक कि क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा, यहाँ का व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा, और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा तो वो विकास में भी साथ नहीं दे पाएगा, और विकास में सहभागी भी नहीं हो पाएगा, और विकास जैसा आप चाहते हैं वैसा हो नहीं पाएगा। तो इन 3 क्षेत्रों पर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मेरी फर्स्ट 3 जो है मेरी ये प्रायोरिटीज़ हैं। उसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें मैं काम करूँगी। जिन 3 क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि 7 बार के विधायक रहते हुए काम नहीं हुए, या हुए हैं तो उस लेवल पर नहीं हुए हैं? कहाँ कमी रह गई? बताता हूँ। कमी विजन की है, काम किए, पैसा खर्च किए, पैसा लाए हैं, पर दूरदर्शी सोच नहीं है। हाँ, अब अक्सर आप देखिए स्कूल की बिल्डिंग्स, आप देखिए, लंबा नहीं खींचूंगा, सिंपल उदाहरण बता के छोड़ता हूँ कि आप स्कूल की बिल्डिंग्स आप देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, तो बड़ा मैदान है और आधा मैदान जो है वो 5-7 बिल्डिंग से ही पट दिया गया है, खेलने का मैदान खत्म हो जाता है। अब बिल्डिंग कैसी बनी, एक कमरा छोटा, एक कमरा बड़ा, एक ऊंचा, एक नीचा, एक वहाँ बना, एक क्लास वहाँ लग रही। तो ये जो नॉन विजनरी जो है, दूरदर्शिता की कमी के कारण जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उससे एक बड़ा नुकसान हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। मॉनिटरिंग में कमी उसी कारण से आती है। आप प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग में जाइएगा तो प्रिंसिपल के चैम्बर से पूरा स्कूल नज़र आता है। आप कभी शासकीय स्कूल की बिल्डिंग में जाके देख लीजिए कि खास प्रिंसिपल के चैम्बर से पूरा स्कूल नज़र आता है क्या? एक अंतिम सवाल विशाल जी आपसे, बीजीटी मीडिया पर आप दर्शक काफ़ी देखेंगे ही, वीडियो जब पब्लिश होगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, खासकर बालाघाट जिले? मैं आपके सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं विशाल बिसेन आपका निर्दलीय प्रत्याशी रहूँगा बालाघाट विधानसभा 111 से। मेरी अपनी सोच है, मैं चाहता हूँ क्षेत्र का विकास हो, हर दृष्टिकोण से विकास हो, जैसा जनता चाहती है वैसा विकास हो। नेता जो चाहता है वो विकास नहीं, जनता जो चाहती है वो विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट उस लेवल का होना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। बहुत सारी हमारे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि मैं विशाल बिसेन, मुझे आप लोग समर्थन दीजिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका अपना आशीर्वाद दीजिए। निश्चित मैं अपना पूरा तन मन धन इस बात पर लगाऊंगा, पूरा जीवन इस बात पर लगाऊंगा कि आपकी मंशा अनुरूप इस क्षेत्र का विकास हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।